इसकी क्या फेलिसिटी देखिए। कहता था कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, a constant force is required to keep a body in uniform motion. ठीक है, तो एरिस्टोटल ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी बॉडी को अगर मोशन में रखना, यूनिफॉर्म मोशन में, तो कांस्टेंट फोर्स लगा के रखना पड़ेगा ना। कुछ चीजें स्टार्टिंग के थ्योरेटिकल है, फिर आगे जाके मैथमेटिकल इनके प्रूफ आएंगे कि किस तरीके से फोर्स को डिफाइन किया जाए। तो एरिस्टोटल ने सिंपल सा ही कहा था, कोई भी बॉडी है, अगर वो कंटिन्यू मूव करना चाहती है, उस पर कंटिन्यू फोर्स लगे रहना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये एरिस्टोटल ने कहा था। कोई भी एम मास की बॉडी है, इस पे एक कंटिन्यूस फोर्स लगे रहना चाहिए ताकि ये यूनिफॉर्म मोशन करता रहे। ठीक है भाई। यूनिफॉर्म मोशन बनाए रखने के लिए कंस्टेंट आपको कंटिन्यूली क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। ये किसकी फिलोसॉफी थी? एरिस्टोटल की। फिर आगे जाके न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफाइन हुआ। ये भी थ्योरेटिकल है एक तरीके से, इसका कोई प्रूफ जाके आगे सेकंड लॉ से हम करेंगे। सभी को पता होगा ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? सब कुछ पढ़ा हुआ है आप सर लोगों ने? इसमें सर यही होता है ना सर कि अगर कोई चीज मोशन में रहता है तो उसे रेस्ट में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, या फिर जो रेस्ट पे रहता है। तो बस वही है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक आप उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दो, एक्सटर्नल और फोर्स। कोई बॉडी अगर ये मोशन में है तो जब तक मोशन में रहेगी जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दो। नहीं आ लगा। रही है बात समझ? वही है, देखो ये स्टार्टिंग का थोड़ा थ्योरेटिकल है ना, आगे जाके कॉन्सेप्ट समझ आएंगे जब आप एफबीडी बनाना सीखोगे। एफबीडी का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। कोई एम मास ऐसे रखा हुआ है तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एम मास ऐसे रखा है तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, ऐसे रखा है तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, पुली के ऊपर ऐसे दो ब्लॉक लगे हुए हैं तो क्या क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस अच्छे होते हैं आगे जाके, वहां से फिर हम देखेंगे सारी बातें। तो अभी स्टार्टिंग है, बेसिक से ही काम कर रहे हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ सभी ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एवरी बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस compelled by an external force to change its state। ठीक है भाई। यानी वही सिंपल सा, कोई बॉडी जब तक मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दो, और कोई बॉडी रेस्ट पे तो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दो। ठीक है, तो लिख देना इसके अंदर, दिस लॉ defines the force and states that
force is a factor which can change the state of object, है ना। तो ये सिंपल से बेसिक डेफिनेशन है जो हम लिख रहे हैं। इसने सिंपल फोर्स को डिफाइन किया था, जितने से आप बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हो। कोई रेस्ट पे है तो उसका स्टेट रेस्ट वाला जो स्टेट मोशन है उसको आप चेंज कर सकते हो। कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो उसको बदलने के लिए भी आपको उसका स्टेट, अभी जो रेस्ट वाला स्टेट है उससे किसी को अगर चेंज करना है, किसी और स्टेट में ले जाना है तो भी फोर्स चाहिएगा। और मोशन की स्टेट में, है ना, स्टेट ऑफ मोशन में तो भी आपको कुछ ना कुछ फोर्स चाहिएगा उसकी स्टेट को बदलने के लिए। ठीक है भाई। फोर्स होता क्या है वैसे? फोर्स अगर पूछे तो फोर्स क्या होता है? तो जो मोमेंटम चेंज करता है। वो तो सेकंड लॉ की डेफिनेशन हो गई ना, चेंज इन हाँ सर। मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। सिंपल से फोर्स की डेफिनेशन बोले तो क्या बोले? हाँ जी, सिंपल ऐसा बोल सकते हैं, फोर्स क्या है? पुल और पुश है क्या एक तरीके का? यस। Yes, sir. पुल और पुश है एक तरीके का। तो ये ही डेफिनेशन फर्स्ट लॉ देता है, बस ये ध्यान रखना, लिखना इसके अंदर। फर्स्ट लॉ सिर्फ डेफिनेशन देता है, मैथमेटिकली कुछ नहीं बताता। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, अभी आगे जाके आपको पता लगेगा इनमें भी लोचे हैं। फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, फोर्स क्या है एक तरीके का पुल और पुश है, तो लिख देना इसके अंदर, फोर्स इज द पुश और पुल which change or tends to change the state of rest और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भाई। सिंपल था, क्या फंडा समझाया था कि कोई बॉडी रेस्ट पे है, उसका उस स्टेट को अगर आपको बदलना है तो फोर्स चाहिएगा, मोशन में उस स्टेट को बदलना है तो फोर्स चाहिएगा। फोर्स बेसिकली है क्या? एक तरीके का पुल और पुश है उस बॉडी के मोशन को चेंज करने के लिए। यस और नो? यस सर। तो बहुत बेसिक बेसिक डेफिनेशन है स्टार्टिंग के, आप एक बार रीड करोगे, जस्ट पता रहनी चाहिए आगे के हिसाब से। इनका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है ना, फर्स्ट लॉ वगैरह कोई पूछता नहीं है, ऑलरेडी आप पढ़े हुए होते हो और सिर्फ डेफिनेशन पार्ट है। हमें जस्ट पता रहना चाहिए कि क्या क्या बोला गया था, कि कोई बॉडी है या तो वो रेस्ट में होगी या वो मोशन में होगी, और जब तक रहेगी, जब तक कि उस पर आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा दो। तो फोर्स एक तरीके का पुल और पुश है। यस सर। जैसे कोई एक एम मास का ऑब्जेक्ट ऐसे है, कोई भी एम मास का ऑब्जेक्ट इस तरीके का है, तो आप इस पे इस तरीके से पीछे से पुश करोगे तो ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। यस सर। ठीक है ना। ये टेंडेंसी भी हो सकती है। टेंडेंसी का मतलब क्या है? आप तो फोर्स लगा रहे हो ना बाहर से, लेकिन मान लो फ्रिक्शन इतना ज्यादा हुआ कि इस ब्लॉक को चलने नहीं देगा, तो टेंडेंसी भी है ना। फोर्स तो आपने लगाया, एफ तो है यहाँ पर कुछ ना कुछ, एफ तो है यहाँ पे कुछ ना कुछ। बॉडी चले नहीं चले वो बात अलग है, लेकिन एफ तो है ना यहाँ पे। यस सर। यस। बेसिकली बस फोर्स तो है, आपने पुल किया। और ऐसे ही मान लो कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, या फिर मान लो कोई बहुत वैसे साइकिल वगैरह चल के आ रही थी और उसने आपको आपने इसको यहाँ से फोर्स लगा के पुश किया, तो ये पुश हो गया एक तरीके का रोकने के लिए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे बॉडी को अगर आप यहाँ से भी ऐसे पुश करोगे, पुल करोगे, पुश करोगे, एक ही बात है। यहाँ से पुश करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन आ जाएगा। आगे बात समझ? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी बॉडी के मोशन को चेंज करने के लिए क्या रिक्वायर होता है? फोर्स। और फोर्स बेसिकली है क्या? पुल और पुश है। अब एक और बात बताओ कि फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है? फोर्स क्या क्या चीजें चेंज कर सकता सर डायरेक्शन and speed. डायरेक्शन, शेप ऑफ है? शेप भी चेंज कर सकता है। फोर्स क्या क्या बदल सकता है? देखो, एक तो हमें ये पता लग गया कि स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है,
स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर सकता है, दैट मीन्स वेलोसिटी को भी चेंज कर सकता है। यस सर। yes, और हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि किसी बॉडी के शेप को भी बदल सकता है, यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. बदल सकता है ना। फोर्स क्या क्या कर सकता है, नॉर्मल डेफिनेशन, अगर मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे फोर्स लगा के रखा तो डिफॉर्म हो सकती है बॉडी, Yes, ऐसे sir. करके सब तरफ से फोर्स लगा दो बॉडी को डिफॉर्म भी तो कर सकते हैं हम। स्पंज Yes, बॉल आती है, sir. सभी ने देखी होगी ना, स्पंज बॉल, उसको आप प्रेस कर दे दो सब तरफ से तो उसकी बॉडी का साइज चेंज हो जाता है। या और ऑब्जेक्ट ले लो, प्लास्टिक की बॉल आती है, उसको जब हम ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो वो एक तरफ से ऐसे दब जाती है ना, Yes, डिफॉर्म हो sir. जाती है। Yes, sir. ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, बेसिकली Force. फोर्सेस की बात है सारी चीजें। तो फोर्स लिख लेना, टॉपिक ऑफ फोर्स की डेफिनेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, लिख देना। एनी पुश और पुल which either change or tends to change the state of rest or of uniform motion यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, Sir, कांस्टेंट same वेलोसिटी। interval of time, same interval of speed. सिंपल सी बात है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी तो होती है Yes, of a sir. body is known as force, है ना। तो ये चैप्टर आपको कंपैरेटिवली इजी लगेगा बहुत, क्योंकि इसमें दिखती भी बातें होंगी, जो आप देखते हो ना वही चीजें दिखेंगी आप। इफेक्ट लिख लेना, क्या क्या हो सकता है। इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फोर्स भी तो हो सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट पे, एक से ज्यादा, तो सब मिलके उनका रिजल्टेंट क्या कर रहा होगा वो हमें देखना है। सबसे पहली चीज, इट मे चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्पीड भी बदल सकता है। सेकंड देखिए, इट मे चेंज, मैंने टाइप ऑफ फोर्स तो आपको पढ़ा ही दिया था ना, Yes, sir. वो भी यहाँ एक बार पढ़ लेके बैठ जाना ना, क्या क्या फोर्सेस होते हैं, टाइप क्या क्या होते हैं। ग्रेविटेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला पढ़ा था, न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, ये सब पढ़े थे ना हमने। यस सर। Yes, sir. तो वही टाइप ऑफ फोर्स तो वही सब डिफाइन है ना, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बाकी का न्यूक्लियर वीक और स्ट्रॉन्ग वाले, ये सब चीजें। थर्ड लिखना, इट मे चेंज, ऊपर का लिख लिया ना सभी ने। Yes, sir. बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन साथ में बोलने का मतलब ही क्या, दोनों चेंज हो रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी बदल रहा है क्या। यस सर। Yes, sir. फोर्थ हम लिख सकते हैं, इट मे चेंज द साइज और एंड द शेप ऑफ द बॉडी। साइज भी बदल सकता है, ये भी एग्जांपल है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे स्प्रिंग वगैरह पे फोर्स लगाते हो तो उसका साइज चेंज कर देते हो आप, उसकी रिफॉर्म करके। yes, ये छोटी छोटी बातें हैं। यूनिट सभी को पता ही होगी, Newton. न्यूटन होती है। तो न्यूटन लिख लेना, फर्स्ट यूनिट इसकी एम के इसके अंदर। न्यूटन यानी कैपिटल एन से दिखाते हैं हम। और सीजीएस में क्या होती है, और अर्क तो एनर्जी की होती है, Nine. होती है। Nine. Time. और हमने कन्वर्जन भी पढ़ा हुआ है, कितना होता है,
So 10 Maybe. into 5. 10 10 raised to raised 5. to power 5. 10 raised to 5. 1 10 न्यूटन raised इज to इक्वल टू 5 10 raised to मतलब वही 5 raised to डायन। 5. ये हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना कन्वर्जन्स, ये काम आएंगे अब सब। इसके अदर यूनिट अभी लिख लेना ना, आगे जाके मैं आपको समझा दूंगा वेट वगैरह होते क्या है, लेकिन यहाँ मेंशन कर लो ताकि आगे न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएगी। अदर यूनिट लिख लेना। अदर यूनिट इसकी केजी वेट भी हो सकती है और ग्राम वेट भी हो सकती है। WT वेट को शो कर रहा है, ठीक है। वेट mg वगैरह वो हम धीरे धीरे आगे फ्री बॉडी बनाएंगे तब मैं आपको सिखा दूंगा। KGF भी लिखा हुआ है तो भी इसी की यूनिट है, और ग्राम F लिखा हुआ है तो भी इसी की यूनिट है। ध्यान रखना ये सारे के सारे यूनिट फोर्स की हैं। और नीचे लिख देना 1 kg वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। 1 ग्राम वेट इक्वल टू 980 डायन के इक्वल होता है। ये डायरेक्ट कन्वर्जन भी पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल में काम आएंगे। और 1 न्यूटन तो आपको पता ही है 10⁵ डायन होता ही है। तो कुछ रिलेशन है। केजी वेट अभी लिख लेना। वेट वगैरह होता है क्या, जब वहां पढ़ेंगे वेट और मास के बारे में डिफरेंस, तब वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसे Hey, zoom out. 9.8 न्यूटन, ये कैसे 9.8 न्यूटन के इक्वल है। लेकिन अभी के लिए यहाँ लिख लो ताकि आगे जब हम टेंशन वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो पूछेगा कि केजी वेट किसके इक्वल है, ऐसे करके। तो अभी हम यहीं पे लिख लेते हैं क्योंकि फोर्स एक साथ पढ़ रहे हैं हम। लेकिन ये अदर यूनिट जो है, ये वेट केजी वेट कैसे न्यूटन के इक्वल है, ये आप सब थोड़े टाइम बाद पढ़ लेंगे जैसे ही आप mg वगैरह लगाना सीखोगे, ठीक है। क्योंकि 9.8 अभी आपको वही समझ में आएगा कि g की वैल्यू हम 9.8 लेके बताते हैं किसी बॉडी का वेट, mg जो दिखाते हैं हम। वैसे तो रफली आप देख सकते हो, कोई भी मान लो 1 kg का ऑब्जेक्ट है, उसका वेट नीचे की तरफ mg लग रहा होता है क्या? Yes, Yes. sir. Yes sir. ये g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 ही होती है, इंटू 1 कर रहे हैं, और ये फोर्स है mg एक तरीके का। Yes. Yes, sir. इसलिए इसको, ये इसका वेट भी है और 1 kg से मल्टीप्लाई भी हो रहा है एक तरीके से, इसलिए इसको kg वेट, यानी किसी भी 1 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर जो भी ग्राउंड है वो कितना उस पर पुल या पुश फोर्स लगा रही है, पुलिंग फोर्स कितना लगा रही है, वही सब डिफाइन होते हैं। तो अभी mg वगैरह का जब इफेक्ट देखेंगे ना हम आगे जाके, वेट क्या होता है, मास क्या होता है, वेट और मास में क्या डिफरेंस है, तो वहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे। अभी के लिए इसको हम एज अ फॉर्मूला याद रखें, कहीं पर भी अगर मान लो ऐसा आ गया है ना, वैसे तो आगे तक लास्ट तक चैप्टर में आपको ये सीधा ही पता रहेगा, डायरेक्ट यूज होगा, लेकिन इसका पूरा फील आ जाएगा जब थोड़ी देर बाद, जब या फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम एफबीडी बनाना सीखेंगे कि एक्चुअल में वेट होता क्या है, मास होता क्या है, वेट बताता क्या है, प्लेटफॉर्म पे स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट का रीडिंग कितना होगा, ये सब बात। तो वहां पर ये काम आएंगी कि वो क्या रीड कर रहा होगा, स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड कर रहा होगा, ठीक है। तो 1 kg वेट कहीं पे दिख जाए तो 9.8 न्यूटन, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला ही है, ऊपर वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। लिख लिया यहाँ तक? 1 second, sir. इनर्शिया क्या है? इनर्शिया भी एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, Yes sir. Yes, sir. जो क्या करती है, अपने स्टेट में चेंज जो आने वाला होता है उसको रजिस्ट करती है। यही होता है ना कि अगर आप Yes. मोशन में हो तो आप मोशन में रहना चाहते हो, अगर कोई इस पे फोर्स लगा रहा है तो इसको रजिस्ट करेगी। Yes sir. रजिस्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है ना, यही क्या है, बेसिकली इनर्शिया है। Yes sir. कोई बॉडी का मास अगर ज्यादा है, हैवियर बॉडी है, तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। Yes sir. Yes. Yes. अगर मैं आपसे बोलूं एक साइकिल को रोकना है और एक बस को रोकना है, तो इनर्शिया दोनों केस में अलग अलग होगा ना भाई, हैवियर बॉडी का इनर्शिया अलग होगा Yes. Yes sir. क्योंकि उसका रजिस्ट ज्यादा होगा। अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो उसका रजिस्ट ज्यादा होगा। फिर आगे जाके एक्शन रिएक्शन फोर्स से आपको पता भी लगेगा आपके हाथ पे ज्यादा फोर्स कब महसूस होगा, जब ट्रक को रोकोगे, है ना। आप Yes. ट्रक पे फोर्स लगा रहे हो, ट्रक आप पे फोर्स लगा रहा है, ये सब चीजें क्या है, पेयर में जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो फर्स्ट लॉ जो है ना, वो बेसिकली रफली डेफिनेशन दे के गया था बस। उनके मैथमेटिकल जो भी थे वो सारे काम आगे जाके न्यूटन्स के सेकंड लॉ थर्ड लॉ ने दिए थे, लेकिन उनमें भी लोचा था। कोई भी बॉडी रेस्ट पे या मोशन में किस बात पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है फ्रेम Observer ऑफ पे। रेफरेंस पे, Yes, Yes. sir. Observer. पे डिपेंड करता है ये चीज भी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ऑब्जर्वर पे, कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है या चलते हुए कंडीशन में देख रहा है। आपको पता है ना, अगर 2 कार है,
वो चल रही है पैरेलल में, तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी कार रेस्ट पे दिख सकती है ना, पॉसिबिलिटी तो है। Yes, sir. ऐसा होता है ना बहुत बार। Yes, ये sir. सारे Yes, sir. इसमें लोचे हैं। तो जब हम स्यूडो फोर्स की बात करेंगे आगे जाके, जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़ा करेंगे अब इसी चैप्टर में, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तब आपको लिफ्ट वाली प्रॉब्लम और इजीली समझ आ जाएगी, क्यों हम G+A G- करते थे, है ना। तो स्यूडो फोर्स जैसे ही पढ़ते हैं तब आपको समझ आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ही स्यूडो फोर्स है। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी, न्यूटन ने तो दे दिए थे लॉ, लेकिन न्यूटन के लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉ लगाने गए तो वो सारे के सारे गलत प्रूफ होने चालू हो गए। इसलिए वो एक एक्स्ट्रा टर्म जो है ना स्यूडो फोर्स क्यों बोला गया। भाई स्यूडो फोर्स एग्जिस्ट तो करता नहीं है ना, इस टाइप का कोई फोर्स होता नहीं है, लेकिन ये जुगाड़ है, ध्यान रखना कि न्यूटन साहब जो गलतियां करके गए थे उस गलतियों को छुपाने का एक जुगाड़ था स्यूडो फोर्स। उसका नाम ही स्यूडो फोर्स इसलिए पड़ा है क्योंकि वो कोई मतलब धोखे वाला फोर्स, वो सिर्फ कब लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। क्योंकि न्यूटन के सारे दो टाइप के फ्रेम होता है ना, देखो रफली अगर हम बात करें तो फ्रेम दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर, फ्रेम का मतलब क्या आप समझोगे आप, ऑब्जर्वर। अब या तो वो इनर्शियल फ्रेम होगा या नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, दो टाइप के फ्रेम होते है ना। ये भी लिखना मत, सिर्फ समझ लो। डाउट है क्या इसमें कुछ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या। सर वो आपने जो अदर यूनिट में KG F लिखा, उसमें F क्या रिप्रेजेंट करता है? एफ फोर्स है बेसिकली, ओके वही सर. एम नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है ना mg वाला, उसी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके सर. अब सुनिए, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दो टाइप के फ्रेम होते हैं। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है जिस फ्रेम में आप बैठे हो, है ना, जिस भी फ्रेम में आप हो, बेसिकली उसका वेलोसिटी वगैरह सब जीरो, यानी रेस्ट वाली जो बात होती है, एक्सिलेटेड नहीं हो बॉडी। जैसे हम ग्राउंड पे खड़े तो हमारा फ्रेम कैसा होगा, इनर्शियल फ्रेम। अगर आप किसी कार में से देख रहे हो बॉडी को तो ये आपका कैसा फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो दो टाइप से ऑब्जर्वर हो सकता है, रेस्ट पे हो सकता है और एक्सिलेटेड हो सकता है। तो इस तरीके से फ्रेम को डिफाइन किया जाता है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करा करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है एक्सिलरेटेड फ्रेम। क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेटेड एक्सिलरेटेड। फ्रेम। इतना ध्यान रखो अभी के लिए, है ना, वो भी नहीं रखोगे तो चल जाएगा, आगे काम आएगा, अभी तो कहीं यूज भी नहीं है। एक्सिलरेटेड फ्रेम का मतलब समझते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट, यानी आप जिस जहां से देख रहे हो लेकिन आपका खुद का भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन, जैसे आप किसी कार में जाके किसी बॉडी को एनालाइज कर रहे हो और आपका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, मान लो कार एक्सेलरेशन है इतना, तो आपका भी इतना ही होगा क्या, Yes, sir. आपका भी इतना ही होगा। तो यानी आप अभी जो ऑब्जर्वर बी है उसको हम क्या बोलेंगे, कैसा ऑब्जर्वर है, कौन से फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। क्या बोलेंगे इसको हम, कैसे फ्रेम में, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में। यानी अगर चलती हुई फ्रेम में अगर आप किसी ऑब्जर्वर की बात करते हो तो उस ऑब्जर्वर का नाम हम रख देंगे आगे जाके नॉन इनर्शियल, और अगर हम रेस्ट पे तो हम उसका नाम क्या रख देंगे, इनर्शियल। तो ये चीजें डिपेंड करती है, जो हम फोर्स की डेफिनेशन दे रहे हैं ना, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ये किस बात पे डिपेंड करती है, देखने वाले पे। देखने वाला कहाँ से देख रहा है, इनर्शियल फ्रेम में कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में, उन बातों पे ये सारी बातें डिपेंड करती है। आ रही है बात समझ। वैसे ही सेम आगे जाके हमें टॉपिक समझ आएंगे कि स्यूडो फोर्स की जरूरत क्या पड़ी। तो अभी बस थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है कि यार न्यूटन के जितने भी लॉ है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये सिर्फ किस में एप्लीकेबल थे, इनर्शियल फ्रेम। किस में एप्लीकेबल थे, इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये एप्लीकेबल नहीं थे, इस बात को हमें ध्यान रखना। ठीक है, Yes, sir. आगे जाके लिखिए इनर्शिया। तो न्यूटन ने बहुत गलतियां करी थी, उसको सुधारने के लिए आगे जाके बहुत लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे। जब आप लिफ्ट में जब बात करने जाओगे तो आपको टेंशन गड़बड़ मिलेगा ना। तो ये सारा खेल क्या है ना, बेसिकली ये चैप्टर ही एफबीडी का है पूरा। फ्री बॉडी डायग्राम से इस चैप्टर में आपको फील आना चालू होता है कि बेसिकली होता क्या है एक्चुअल में, रियलिटी में क्या क्या चीजें हमें दिखती है, कैसे टेंशन कैलकुलेट होता है। तो लिख देना, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच। लेकिन इस चैप्टर में आप काफी कॉन्फिडेंट रहोगे, मतलब इफेक्टिवली ज्यादा इसमें लफड़े नहीं है, सीधा टू द पॉइंट बात है। यहाँ से बच्चों को थोड़ा सा इजी लगने लग जाती है फिजिक्स, ऐसा ही मान लो, और मजा भी आने लग जाता है। इस चैप्टर, ये सबसे अच्छा चैप्टर है। एनी चेंज इन इट्स स्टेट
mass of a body is the measure of its inertia. लिख देना, it is difficult to change the state of rest or uniform motion of a body of heavier mass. ठीक है, फिर नीचे एक पॉइंट लिखेंगे हम, मास ऑफ अ बॉडी, ये फॉर्मूला नहीं दिया था, देखना डेफिनेशन वाइज ही बोला था उसने, इनर्शिया का मेजरमेंट मास से दिया जा सकता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं दिया था। रोटेशन में जाके इनर्शिया का फॉर्मूला आया था अलग अलग, mr² होता है पॉइंट पार्टिकल्स के लिए, रोटेशन में जाके फिर थोड़ा सा इनर्शिया की डेफिनेशन वगैरह और क्लियर हुई, लेकिन अभी ये मैथमेटिकली नहीं था सब कुछ, बट डेफिनेशन वाइज बोला था कि किसी भी बॉडी के मास के अकॉर्डिंग इनर्शिया को डिफाइन कर दिया कि अगर भाई हैवियर बॉडी है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा और कोई लाइटर बॉडी है तो इनर्शिया कम होगा। तो मास ऑफ, ये सिर्फ डेफिनेशन से बताया था, ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी इज क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल measure of a body, किसी बॉडी का इनर्शिया बेसिकली उसके मास से डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। सेकंड लिखिएगा, हाँ जी, लार्जर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, उसका मास ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। विल बी इट्स मास, यानी इन शॉर्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और ये डेफिनेशन वाइज आया है ना, कोई मैथमेटिकली प्रूफ नहीं था, सिर्फ डेफिनेशन वाइज बोल दिया गया, अलग अलग एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल करके कि भाई इनर्शिया जो है मास पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग इनर्शिया डिफाइन होंगे आगे तक। रोटेशन, किसी डिस्क के लिए अलग इनर्शिया है। अब इनर्शिया बेसिकली इस बात पे भी डिपेंड, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके बोलने लग जाएंगे हम आगे जाके। तो अभी के लिए हम याद रख सकते हैं कि इनर्शिया जो होगा वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, मास पे बाय प्रॉपर्टी। तो अगर किसी हैवियर ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया कम होगा। अब मैं अगर आपसे इतना सा पूछूं, मान लो, है ना, पहले ये लिख लो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो सारा का सारा इनर्शिया का मतलब फैक्टर किस पे देखना आपको, सिर्फ मास, मास से इनर्शिया डिफाइन हुआ ऐसा बोल दो, या इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। लिखा यहां तक? यस सर। एक छोटी सी बात लिख लेना नीचे नोट लगा के, टू बॉडीज of equal mass
one in rest and another is motion. इनका इनर्शिया सेम होगा कि अलग होगा? सर सेम होना चाहिए ना। सेम ही होगा Same on. बाय डेफिनेशन, ठीक है? Yes, sir. possess सेम इनर्शिया। क्यों? क्योंकि इनर्शिया जो है वो बेसिकली मास पे डिपेंड है क्या? Yes. यस Because it is a factor of mass. Because it is a factor of mass and does not depend upon the velocity. क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड होने के साथ साथ मास के साथ साथ वेलोसिटी पे डिपेंड होगा तो फिर वो मोमेंटम हो जाएगी ना बात, mv। m इंटू वी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना, p इज इक्वल टू mv। Yes, sir. Yes, sir. तो जब किसी बॉडी का अगर मान लो ऐसा होगा ना, रेस्ट पर है और मोशन में है, वेलोसिटी बदल रहा है, कम हो रहा है, तो वो सारी चीजों से फिर मोमेंटम डिफाइन होगा। लेकिन इनर्शिया तो सिर्फ हमने क्या बोला है, डायरेक्टली डिपेंड ही किस पे करता है, मास पे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपली एक लैंग्वेज में, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। ये दो बॉडी है जिनके मास सेम है, एक रेस्ट पे एक मोशन में, इनर्शिया कहाँ होगा, किसका ज्यादा होगा, क्या होगा। तो आपको ये याद रखना है कि मास अगर सेम है तो ये बाकी फैक्टर पे तो डिपेंड ही नहीं करता, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है ना उसका? सिर्फ इनर्शिया को मेजर करने का तरीका एक मास ही था, मैथमेटिकली देख के तो पता लग ही रहा था लोगों को डेफिनेशन से, लेकिन बाद में जाके बता दिया गया कि भाई हैवी बॉडी है तो अलग इनर्शिया है और लाइटर बॉडी है तो अलग इनर्शिया है। तो मास एक मेजरमेंट निकल के आया इनर्शिया, ठीक है? बाकी तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये सारी बातें डायमेंशनलेस है, कोई डायमेंशन होता नहीं है इनर्शिया का। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं ना बेसिकली इनर्शिया, ये तो प्रॉपर्टी है। सारी बात समझ, Yes, sir. इनर्शिया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो क्या बता रही है, जो डिपेंड कर रही है किस पे, मास पे। बेसिकली एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम इसको, Yes, sir. जो कि क्या करती है, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए अगर आप कुछ करते हो तो उसका रजिस्ट करते हो। रेजिस्टेंस होता है ना एक तरीका, रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, अपोजिशन। जैसे वायर का सबका रेजिस्टेंस Yes, होता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती? कोई भी वायर है, उस वायर का सबका रेजिस्टेंस होता है, और आप इस तरीके से बनाते होंगे। तो रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी, कि वो क्या करता है, करंट का अपोज करता है। आ रही ना बात समझ? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, यही पढ़ते हैं हम। तो Yes, रेजिस्टेंस sir. भी तो प्रॉपर्टी किसी वायर की। अब ऐसा आप बनाते थोड़ी ना, हर वायर तो सिंगल वायर है ऐसे दिखाते थोड़ी ना, तो सिंबल है। लेकिन वायर का मतलब हर किसी ना किसी वायर का रेजिस्टेंस होता है क्या? कोई भी वायर यस ले लो, उनका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। आइडियल कोई भी नहीं होता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, रेजिस्टेंस सब में कुछ ना कुछ होता ही है, लॉसेस सब में होते ही है। तभी तो देखो ना अपने चार्जर वगैरह भी गर्म होते हैं कि नहीं होते हैं, देखा होगा आपने। हाँ सर हाँ इसलिए सर। गर्म तो होते हैं क्योंकि चार्जर्स वगैरह में भी क्या होते हैं, जो भी अंदर डिवाइसेस, जैसे चार्जर का बेसिकली मतलब ये समझ सकते हो आप, अंदर की तरफ एक छोटा सा ऐसा मान लो ट्रांसफार्मर टाइप लगाया हुआ होता है, ताकि ज्यादा हाई वोल्टेज आने पर आपका फोन खराब नहीं हो। तो वो ट्रांसफार्मर भी बेसिकली कॉइल से मिलके बना होता है, ऐसे बहुत सारी कॉइल पास पास रखी रहती है। यस सर। दूसरा अब ये कॉइल का प्राइमरी तो और कुछ ना सेकेंडरी। कुछ रेजिस्टेंस होता है ना, कि कॉइल का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो हर चीजों का रेजिस्टेंस होता ही है, एग्जिस्ट करता ही है। अब रेजिस्टेंस है, उसमें से कंटिन्यूअसली करंट जा रहा है, तो रेजिस्टेंस तो उस करंट का अपोज करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेक्ट करंट के फ्लो का अपोज करता है। और अगर आई और आर है तो आपने ये भी पढ़ा होगा, जूल्स लॉ, आई स्क्वायर आर टी, ऐसा करके कुछ पढ़ा होगा आपने 10th में। हाँ यस सर सर। हाँ सर यस सर और इसका मतलब क्या है, वो जिस भी वायर का रेजिस्टेंस है, और सबका होता है बाय डिफॉल्ट, सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, आइडियल कुछ नहीं होता है। तो अगर कोई ना कोई रेजिस्टेंस और करंट उसमें से जा रहा है टाइम के साथ, तो वो हीट लॉस करेगा ही करेगा। ये प्रॉपर्टी जूल्स ने बोली थी, जूल्स का जो हीटिंग इफेक्ट था वो यही था। तो बेसिकली जैसे रेजिस्टेंस है वैसे यस सर। इनर्शिया। वहाँ रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, उस वायर की। और क्या प्रॉपर्टी क्या करती है, वो उसमें से करंट के जाने का अपोज करती है। ऐसे इनर्शिया हर किसी ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की इनबिल्ट प्रॉपर्टी, हर बॉडी की अपनी एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी, कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे तो मोशन पे रहेगी। अगर उसके मोशन को या स्टेट को बदलने की कोशिश करी तो वो उसका रजिस्ट करती है।
उसका रजिस्ट करती है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, जब आप किसी बस या ट्रेन में बैठो, ये इसका कॉमन एग्जाम्पल आपने सुना होगा। बस या ट्रेन में आप बैठे हो और सडनली मान लो बस चलने लग जाए, तो आप एकदम पीछे से की पीछे हो तरफ। जाते हो। यस सर। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर इनर्शिया ऑफ इनर्शिया रेस्ट का ऑफ कॉन्सेप्ट, रेस्ट। यानी आप रेस्ट पर हो, रेस्ट पे बने रहना चाहते हो। जैसे ही बॉडी आगे की तरफ भागी, आपकी बॉडी को जैसे ही फोर्स मिला या मोशन लगना चालू हुआ, तो आपकी बॉडी उस टाइम पे रजिस्ट कर रही थी। आ रही है बात समझ? अब वो रजिस्ट ढंग से कर गई तो हो सकता है नहीं भी चले। तो उस रजिस्ट का जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये जो होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। ऐसे आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे मान लो बस और ये चल रही हो, ट्रेन अगर चल रही है और अचानक से रुक जाती है, तो हम आगे की तरफ जाते हैं, Yes, Yes, sir. यस सर। भागते हैं। इनर्शिया ऑफ ये इनर्शिया मोशन। ऑफ मोशन है, motion. ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। आ रही है बात समझ? Yes. ऐसे सेम एक एग्जांपल और ले सकते हो, जब आप किसी गाड़ी में चल रहे हो, है ना, किसी कार वगैरह में चलो, अचानक टर्न आता है, स्पीड में अगर हम टर्न लेते हैं तो एक तरफ झुक जाते हैं हम, हाँ सर। एक तरफ झुक Yes, जाते हैं sir. कि नहीं जाते हैं? Yes, तो sir. वो किसका है? वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Direction. बेसिकली इस तरीके से 3 डिफाइन कर दिए गए, लिख देना आगे जाके। एक होता है इनर्शिया, इनकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जांपल लिख लोगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का? Yes, sir. Example लिखने. लिख देना। एग्जांपल से समझ में आना चाहिए बस हमें। व्हेन अ बस और ट्रेन स्टार्ट सडनली, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो बस सिर्फ पता रहने चाहिए, नजर में रहने चाहिए हमें ना। The passenger आपको मॉड्यूल में और एग्जांपल मिल जाएंगे, उनको पढ़ लेना। जैसे ब्लैंकेट का भी एग्जांपल होता है। ब्लैंकेट को जब आप एक तरफ से मारना स्टार्ट करते हो, तो उसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल ऊपर की तरफ आने दिखते हैं आपको, ऊपर यस की तरफ सर। उठते Yes, sir. वो भी हुए, इनर्शिया ऑफ Yes. मास। वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, क्योंकि वो रेस्ट पे पड़े हुए थे, आपने अचानक से उसको पीटना चालू कर दिया। तो ये सारे एग्जांपल हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो कहीं पर ट्री है और उसमें मैंगो लग रहे हैं बहुत सारे, और आप एकदम से जाके उस ट्री के ब्रांच को हिलाने लग जाते हो, तो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है ना, हाँ सर। Inertia of तो वो rest. भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ऐसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल लिख लेना। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये भी लिख सकते हो, आपने देखा होगा ना, कोई पर्सन चलती ट्रेन से कूदता है तो पीछे की तरफ गिरता है, आगे की तरफ गिरता है, ये सब बातें आपने देखी होगी ना। यस इससे तो सर। बोला Yes, जाता sir. है कि चलती हुई ट्रेन से अगर उतरना है तो आगे की तरफ कूद के उतर, होता है ना, ऐसा बहुत बार बोलते हैं। यस सर। ट्रेन की Yes. मोशन के साथ उतरो। तो यही लिखो इसमें, अ पर्सन ऑफ अ मूविंग ट्रेन मे फॉल इन दी फॉरवर्ड। और एक और एग्जांपल लिख सकते हो आप इसका, बस और ट्रेन वाला एग्जांपल ले सकते हो। अचानक सडनली ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की तरफ जाते हो। ये Yes. सारे इसके एग्जांपल है, ठीक है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का लिख लोगे? Yes, sir. लिख देना। जब शार्प टर्निंग टर्न ऑफ लेती कार है लिख तो दे हम, बस सीधा सा टर्निंग ऑफ कार से हमें समझ आ जाएगा। Yes. कहीं पर भी कार की टर्निंग होती है तो उस जगह पर आप एक तरफ झुक जाते हो। सर समझा नहीं वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। टर्निंग ऑफ कार ना, अभी तो बोल रहे थे, समझ आ गया। इससे पहले तो कहीं पर भी टर्न आता है, कार घूमती है मोशन में चलती हुई, तो एक यस तरफ सर। यस झुकते हैं कि सर। नहीं या झुकते हो? एक यस तरफ सर। आप, तो वही है, सिंपल सा एग्जांपल ही है। तो ये जस्ट डेफिनेशन वाले पार्ट है, इनको जस्ट एक बार रीड कर लेना।
इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है और बहुत ज्यादा काम की भी नहीं है सारी बातें, ये सब प्रॉपर्टी वाइज टॉपिक है जो एक एक बार बस सुन के और निकल जाओ आज। तो आपके ऐसे मॉड्यूल में बहुत सारे एग्जांपल आपको और मिल जाएंगे इनर्शिया के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, ठीक है, तो एक बार उनको जस्ट रीड कर लेना, समझ आ जाएगा आपको क्या है, और एग्जांपल अगर आपको देखने हो तो, ठीक है। तो इनर्शिया एक तरीके का रेजिस्टेंस है, ऐसा बोलते हैं हम। ये Yes, sir. और कहीं ना कहीं माइंड में अभी के लिए बस ध्यान रखना कि जो भी ये आप लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हो, जैसे फर्स्ट लॉ भी है ना जो डेफिनेशन वाला, फर्स्ट लॉ बेसिकली डेफिनेशन का ही तो है, एक तरीके से फोर्स वगैरह को डिफाइन करने के लिए आया था। यस सर। ये सब एप्लीकेबल किस पे है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होंगे, एक इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये सारी जो बातें हो रही है ना, ये इनर्शियल फ्रेम के लिए हो रही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सारी बातें फेल हो गई थी आगे जाके, ठीक है। ये सारी Yes, बातें sir. नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हमने बैठ के काम करने चालू किए, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ के बैठ गए चलती हुई गाड़ी के अंदर और फिर लगा रहे हो, आपके सारे लॉजिक फेल होते जाएंगे, ठीक है। तो उसके बहुत सारे कारण भी हैं, वो सब धीरे धीरे टाइम के साथ आपको पता लगते जाएंगे। तो जब तक आप फोर्स लगाने का डायरेक्शन वगैरह नहीं सीखोगे तब तक इस चैप्टर में फील भी नहीं आएगा फोर्स लग कैसे रहा है, क्या रहा है। तो वो सब वेक्टर वगैरह बनाने के तरीके अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट लिखिए मोमेंटम। मोमेंटम सभी को पता ही है, एमवी होता है, Yes, sir. लिख देना मोमेंटम। जब भी कोई चलती हुई बॉडी होती है तो उसके पास दो चीज होती है, एक उसका मास होता है, एक उसकी वेलोसिटी होती है। तो उन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोल देते हैं? मोमेंटम। लिख देना द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a moving body is known as momentum of body. It is the product of mass and velocity. It is the product of mass and velocity of a body. इसमें भी जितने क्वेश्चंस आपको बताएंगे उतने आप साथ साथ कर लेना। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी मोमेंटम की? वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो मोमेंटम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, P इज इक्वल टू mv। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा क्या? वेक्टर तो अब सभी को आना ही चाहिए ना। मोमेंटम होगा P इज यस। इक्वल टू mv। तो मोमेंटम के बहुत अच्छे सम बनते हैं जब बॉम्ब एक्सप्लोजन वगैरह की बात होती है ना, उसमें मोमेंटम बहुत काम आता है। यूनिट लिख लेना इसकी, केजी मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन सभी को पता ही है, डायमेंशन क्या होगी? केजी की एम होगी क्या? मीटर पर सेकंड की LT माइनस वन, है ना। तो डायमेंशन साथ साथ अब आपको आनी चाहिए, LT माइनस वन, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। देखो, मास इनटू वेलोसिटी पे बेस्ड। अ ब्लॉक हैविंग मास 5 kg मूविंग विथ वेलोसिटी। अभी आपको सब इजी लगेंगे। देखो, v वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 2j प्लस k कैब मीटर पर सेकेंड। फाइंड दी मोमेंटम। आपको मैग्नीट्यूड बताना, ठीक है। तो कितना होगा ब्लॉक का मोमेंटम, मैग्नीट्यूड बताना।
अब क्या होगा ना, धीरे धीरे आप टर्म के साथ थोड़े से एडजस्ट हो जाओगे, आपको ये पता रहेगा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एवरेज क्या होता है, ये सब आपने सुने हुए हैं ना, तब आपको थोड़ी सी इजी लगेंगी बातें। सर हाँ जी। सर मुझे कि इसके लिए माफ करना तो प्लीज, क्योंकि आज मैं मतलब लेक्चर थोड़ा लेट आया, क्योंकि आज थोड़ा एक ब्लड टेस्ट मेरा कुछ कराना था, इससे आज मैं थोड़ा आधा घंटा लेट आ गया क्लास में। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ से पढ़ लो मोमेंटम से ना, ऊपर सर की बस बातें तो मुझे अपने। जानना था कि कितना आज कराया है, ताकि मैं मतलब उतने के लिए स्पेस छोड़ू। बेसिकली आप एक पेज और ये 2 पेज छोड़ दो, 2 पेज रफली छोड़ दो, आप हो जाएगा आपका काम, है ना। 2 पेज, ओके। 2 पेज में बस आपको, और उसमें भी आप मॉड्यूल से भी रीड कर सकते हो, क्योंकि ये सब मॉड्यूल में एज इट इज लिखा हुआ है, इनर्शिया वगैरह जो आप पढ़ते थे 10th में, वही सब है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। मेन काम अब से स्टार्ट हुआ है, मोमेंटम को एमवी से डिफाइन करते हैं। आएगा आंसर सभी का? सर √150 आ रहा है। √90? 150। 150. ठीक है, तो ये एक तरीके से वो नहीं हो गया, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना ही तो हुआ, यस और यस नो? सर। इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, सभी यस का आंसर सर। आया होगा। तो मोमेंटम जो होता है वो m × v होता है क्या? तो m है 5, I + 2j + k, एक तरीके से स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो कितना बन Yes, जाएगा? sir. 5i प्लस का 10j प्लस का 5k, क्या? अब ये तो हो गया वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट करके 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे क्या? तो √150 आ जाएगा, यस सर। kg/s। समझ आ गया भाई सभी को? सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। टू आइडेंटिकल बॉल्स A and B moving with velocity 5 meter per second and 10 meter per second. Find PA divided by PB. PA divided by PB कितना होगा? कितना? कितना होगा मोमेंटम का रेशो? सर 1/2 होना चाहिए ना? 1/2 हो 1:2. जाएगा। आइडेंटिकल है मतलब मास सेम है क्या? सर तो PA/PB यस हम सीधा सर। लिख सकते हैं मास × 5 मास × 10, सीधा ही है ना, मास सेम है, यस सर। तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगर दो बॉडी है, सुनना मेरी बात ढंग से, दो बॉडी है जिनके मासेस डिफरेंट है, वापस सुनिएगा ढंग से, दो बॉडी है जिनके डिफरेंट मास है और मोमेंटम सेम, और मोमेंटम सेम, तो बताइए आप किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? सर इसका मास कम रहेगा। Mass जिसका coming. मास कम होगा। जिसका मास कम है। आ रही है बात समझ? तो एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसी को लिख लेना सर है आपने आपको। पूछा क्या था? क्या कह रहे हो? सर आपने मेरे से अभी लिख रहा हूँ, पूछा क्या था सर? वो समझा नहीं। लिख रहा हूँ, देखो यहाँ लिखो, इफ टू ऑब्जेक्ट्स of different masses have same momentum, तो वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा? सर जिसका मास कम हो। ये लिख सकते हैं हम, जो लाइटर बॉडी होगी ग्रेटर वेलोसिटी, ऐसा लिख सकते हैं क्या?
तो सिंपल से P इज इक्वल टू mv लगा के इसको प्रूव कर सकते हैं। मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम सेम होने का मतलब क्या है, m1 v1 इक्वल होगा क्या m2 v2 के? यस सर। तो v1 बाई v2 किसके इक्वल हो जाएगा, m2 टू बाई बाय m1। m1 के, ऐसे होगा। यानी वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गई क्या? यस जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा, Yes, sir. अगर p कांस्टेंट है तो। ठीक है भाई, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट वाइज सम है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ यही तो बताता है कि जो चेंज इन मोमेंटम का रेट होता है वही किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। यस अगर p कांस्टेंट है तो m और v का ग्राफ कैसा होगा? अब आपने ग्राफ के नेचर तो पढ़े हुए हैं ना सभी ने। यस p अगर कांस्टेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे मास और वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है तो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, यस सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कुछ ऐसा होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं जब कब होगा ये, जब p अगर आपका कांस्टेंट है। p कांस्टेंट होने का मतलब हम ऐसे लिखेंगे ना, देखो mv इक्वल टू कांस्टेंट, यस और नो। और जब भी ऐसा कहीं होता है एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट तो ग्राफ कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा हुआ है सभी ने। ये पुरानी नॉलेज सब काम आएंगी, अब ध्यान रखना, ये बार बार नहीं पढ़ाई जाएगी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर मान लो किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट है, किसी भी बॉडी का अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा? सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। Yes. तो स्ट्रेट लाइन बना देंगे हम कब, जब अगर आपका मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट होने का मतलब ही क्या हो जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, Yes. और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी स्ट्रेट लाइन होगा क्या मोमेंटम और मास का? Yes. समझ आ रहा है ना, सिंपल इस फॉर्मूले से रिलेशन लगा के हम बोल सकते हैं ये सारी बातें। अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, v अगर कांस्टेंट है तो भी मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा क्या? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये बातें समझ आ गई ना, कहीं पर ऐसे रफली ग्राफ पूछ रहे तो हम कर सकते हैं नेचर वगैरह। Yes, sir. लिखा भाई यहाँ तक? 1 सेकेंड। न्यूटन का सेकंड लॉ सिंपल एफ इज इक्वल टू एम ए, कोई बताएगा? वही हम देखेंगे अभी।
लिख लिया? हो गया यहाँ तक? यस सर। अब देखो एक रफली समझना कि क्यों हम कह रहे थे, जैसे इनर्शिया वाली बात जो मैं आपको बता रहा था उसको एक रफली देखो, समझते हैं। कोई मान लो कोई भी कार थी ए, वो जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ पर खड़ा है ग्राउंड पे, और एक और बी कार है जिसके पास एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है और बी वाला जो ऑब्जर्वर है बहुत दूर है। तो ए के ऊपर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं है, एफ नेट 0 है ना। ए के ऊपर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वैसे ही मूव Yes, करता हुआ sir. दिख रहा है क्या? अब देखो ए से आपने पूछा, ए को ये ग्राउंड वाले से, ग्राउंड को ए का मोशन कैसे दिखेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा हमेशा, कांस्टेंट Yes. यूनिफॉर्म मोशन दिखेगा। Yes. इसको तो इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन दिखेगा भाई। Yes, sir. लेकिन अगर आपने जैसे बी से पूछना चालू किया, अब एफ नेट तो 0 है, ध्यान रखना, क्योंकि नेट फोर्स क्यों 0 है? क्योंकि ये बहुत दूर है ना, क्योंकि फोर्सेस के टाइप भी तो हमने पढ़े हुए हैं ना, ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये सारे फोर्सेस हमने पढ़ के हैं, न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये सारी बातें। अब इसके पास में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी नहीं है इस पे ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह एक्ट करे, बहुत दूर है ये दोनों, है ना, सिर्फ दूरबीन से देख रहे हैं ऐसा समझ लो। तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्व बहुत दूर है, बी वाला ऑब्जर्व बहुत दूर है, ए पे एफ नेट 0 है, तो ग्राउंड वाले के रेस्पेक्ट में तो उसको यूनिफॉर्म मोशन दिखेगा, यस और नो? लेकिन Yes. बी के रेस्पेक्ट में जैसे ही आप बैठ के काम करोगे तो बी के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन है क्या? पीछे की तरफ। Yes, sir. और अगर किसी भी बॉडी के ऊपर, ए बॉडी के ऊपर पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब यहाँ पर तो एफ नेट नॉन जीरो हुआ कि नहीं हुआ? Yes, Yes. sir. एफ नेट नॉन जीरो हुआ ना, एक्सेलरेशन आ गया बॉडी Yes, के ऊपर, sir. ए के ऊपर एक्सेलरेशन है। तो कोई भी बॉडी रेस्ट में या मोशन पे किस पे डिपेंड कर रहा है? देख के पता लग रहा है आपको किस चीज पे Observer. डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। तो बी पे बैठ के जब हमने ये मोशन लगाना चालू किया ना, तो हमारी गड़बड़ आना चालू हुई, जो भी हम ये काम कर रहे हैं ना। इसलिए फिर आगे जाके पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा फोर्स लगता है स्यूडो फोर्स, जिसका नाम आया। तो स्यूडो फोर्स पता है क्या बताता है? कि जो भी ऑब्जेक्ट है ना आपका बी वाला, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया क्या एक तरीके से? इनर्शियल और Yes, नॉन इनर्शियल sir. फ्रेम की डेफिनेशन मैंने आपको समझा Non-inertial. दी थी। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन लगाते हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। और वो लगाया कैसे आता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ए, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है ए, Yes. और जो भी आपका फ्रेम का एक्सेलरेशन है, फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है? 5 का है क्या? वो अपोजिट Yes, में sir. लगा दी जाती है। तो देखो अब एक्सेलरेशन निपट गया, 0 हो गया क्या? Yes. एक्स्ट्रा फोर्स लगाती है, आपकी कैलकुलेशन सही बैठ गई वापस। नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी अब आपके आंसर सही आएंगे क्या, जो आप इनर्शियल फ्रेम से कर रहे थे? Yes, sir. लेकिन अगर ये नहीं लगाते तो आता क्या आंसर? नहीं आता ना। नहीं. तो ये एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आएगा आगे जाके, जिसको हम सूडो फोर्स बोलेंगे। तो कोई भी बॉडी रेस्ट पे, यूनिफॉर्म मोशन पे, किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे। Observer. जब तक सूडो फोर्स की बात नहीं आई थी, तब तक हम क्या बोलेंगे? न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल थे? इनर्शियल Inertial फ्रेम। frame. सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में लोचा हो रहा है, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, सर sir. मतलब इनर्शियल फ्रेम मतलब सिर्फ जो ग्राउंड पे खड़ा है सिर्फ उसके रिलेशन में. रेस्ट पर, जिस पर वेलोसिटी 0 या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, उसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। ओके. जिसका v 0 या v कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। दो टाइप के फ्रेम होते हैं, ऐसे याद रख लो, एक तो होता है इनर्शियल, एक नॉन इनर्शियल।
इनर्शियल को हम हमेशा ऐसे याद रखते हैं जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, और नॉन इनर्शियल को याद रखते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम। एक तो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया और एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम का मतलब क्या है? ऐसे फ्रेम जिनका एक्सेलरेशन 0 हो, ये यानी कि रेस्ट और वेलोसिटी या तो मोशन। 0 हो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। आ रही है बात समझ? ये ऐसे फ्रेम को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। और जहां पर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, ऐसे फ्रेम में बैठ के अगर आप न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन लगाओगे तो गड़बड़े आना चालू होंगी, है ना। अभी आगे जाके एक और गड़बड़ दिखेगी, देखो आपको यहाँ। तो ये थोड़ा थोड़ा रफली हमें याद रह रहा है। अब आगे जाके तो पूरा श्योर हो ही जाएंगे, स्यूडो फोर्स वगैरह पढ़ेंगे तब, लेकिन थोड़ा सा रफली हमें पता लग रहा है ना। कोई भी बॉडी मोशन पे, रेस्ट पे, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के सारे ऑब्जर्वेशन गलत हो गए थे किसके? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। आ रही है बात समझ? Yes, sir. तो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन कहाँ एप्लीकेबल है? इनर्शियल फ्रेम में। ये रफली हमें एक लाइन याद रखनी, ठीक है, जो कि एंड में हम लिख देंगे। अभी आगे लिखना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ सभी को पता है क्या होता है? यस सर, सर वो है F ना इज सर, इक्वल टू फोर्स dp इज बाई इक्वल dt। टू। यस सर। F इज इक्वल टू dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू न्यूटन the rate of change of momentum, the rate of change of momentum of any system is directly proportional to the applied external force. Applied external force and this change in momentum takes place in the direction of applied force. ठीक है, तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली हमें क्या पता लग रहा है? F इज इक्वल टू एक तरीके से dp बाई dt ऐसा लिख सकते हैं हम। फोर्स जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल लो या k बोल लो। यहाँ पर जो k होता है ना कांस्टेंट, वैसे तो डायरेक्टली हमें ये लिखना चाहिए ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते तो एक k आता है, और उस k की वैल्यू 1 ली गई है। उस k की वैल्यू 1 ली गई है, तो रफली हम तो ये याद रखें F इज इक्वल टू dp बाई dt। वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वहां पर जो कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, ये पता है ना हमें। Yes, sir. Yes, sir. और उस कांस्टेंट की वैल्यू न्यूटन ने कितनी मान के काम करी थी? 1। वन। So can I zoom out? F इज इक्वल टू dp बाई dt, ये हमें लिखना है, ठीक है। ये सेकंड लॉ है। जो फोर्स होता है वो हमेशा चेंज इन मोमेंटम के रेट के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब P को हम क्या लिख सकते हैं? mv लिख सकते हैं। यस यस। P को हम mv लिख सकते हैं। सर, तो डेल्टा F इज एमवी होगा। इक्वल टू टी mv बाई dt हो जाएगा। हाँ सर, ये अब उसमें दो केस बनेंगे, या तो मास कांस्टेंट हो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। हो गया? 1 minute, sir, writing.
तो आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक होगा, नेक्स्ट क्लास में तैयार रहना, बिल्कुल एफपीडी बनाते हैं तो इसका काम बहुत स्पीड में चालू हो जाएगा और मजा आने लग जाएगा वहां से चैप्टर। तो वही आते हैं सम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का मतलब ही एफपीडी बनाने आना चाहिए। जैसे काइनेटिक, अपना काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने आनी चाहिए, वो आगे काम आती है। वैसे ही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आने चाहिए, वो आगे काम आते हैं। और जो काम आप वहां करते थे, लामिस थ्योरम आपको मैंने बताई थी रफली आपको, Yes, sir. सारे अब देखना यहाँ बहुत काम आएंगे आप लोगों को एफपीडी बनाने के लिए। लामिस थ्योरम वगैरह हो गई, तो काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है। जिसको लॉजिक क्लियर हो जाते हैं ना उसके लिए ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत मजेदार चैप्टर है। फटाफट फटाफट टेंशन वगैरह सब कैलकुलेट करके दिखा देता है। हाँ, कुछ थोड़ी सी ट्रिक्स रहेंगी आगे जाके, जैसे टेंशन वगैरह किसी बड़े सिस्टम के लिए निकालनी, तो उन सब में थोड़ी सी ट्रिक काम आएंगी। कंस्ट्रेंट वगैरह भी होते हैं, बैच कंस्ट्रेंट और ये सब भी आएगा इसमें। काफी अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर। लिख लिया? Yes. F is equal to dp by dt। F is equal to dp by dt। p को अगर हम mv लिख देते हैं तो ये dmv by dt हो जाएगा। और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो F is equal to, मास अगर कांस्टेंट है तो m dv by dt और प्लस v अगर कांस्टेंट है तो dm by dt। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये इसकी जनरल फॉर्म, ये इसकी एक तरीके से जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म कैसे, वो देखिए, यानी F इज इक्वल टू m कांस्टेंट तो dv by dt, और अगर v कांस्टेंट तो dm by dt। यहां से हम इसके दो पार्ट्स लिखेंगे। दो पार्ट्स क्या देखना, अगर मास कांस्टेंट है, वैसे तो ऊपर वाले फॉर्मूले से काम चल जाता है, मास अगर कांस्टेंट है तो dm by dt जीरो होगा क्या? ये हमने जनरल फॉर्मूला बना लिया इसका, इसमें रखेंगे अब हम, है ना। मास अगर कांस्टेंट है तो dm by dt जीरो क्या? Yes. तो मेरा फोर्स का फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा? F इज इक्वल टू m dv by dt क्या? क्योंकि ये वाली टर्म तो गायब हो गई ना इसमें से, जनरल फॉर्म में Yes, से। sir. और वैसे भी अगर मैं आपसे बोलता कि F इज इक्वल टू dp by dt है और p को आप m भी लिखते हैं, m अगर कांस्टेंट है तो आप m को बाहर निकाल के ये फॉर्मूला बनाते हैं ना भाई, यस और नो? Yes, sir. तो जनरल फॉर्म नहीं भी याद है तो भी हम काम कर लेते हैं ना। हमें तो एक चीज पता है, F इज इक्वल टू dp by dt, और आपको पता है अगर मास कांस्टेंट है तो मास बाहर आ जाएगा, d by dt अंदर है, v बच जाएगा क्या? या फिर जनरल फॉर्म से हमने कह दी। और कहीं पर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ v कांस्टेंट, तो इस वाले फॉर्मूले में dv by dt जीरो हो जाएगा क्या? और dv by dt अगर जीरो है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? v बाहर dm by dt। समझ आ गई क्या बात? ये दो फॉर्मूले हमारे पास तैयार हो गए। है तो फॉर्मूला एक ही। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप तो याद रखो F इज इक्वल टू dp by dt, अब मैं आपसे बोलूं p को हम m भी लिख सकते हैं, तो आप बताओ अगर मास कांस्टेंट होगा तो आप मास को बाहर लोगे कि नहीं लोगे? और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप मास को अंदर ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? ठीक है, Yes, sir. तो डायरेक्टली भी तो बन रहे हैं फॉर्मूले, लेकिन हमने एक जनरल फॉर्म बना ली है, p इज इक्वल टू m भी रखते हैं। थोड़ा जूम आउट करो। तो दोनों फॉर्मूलेस क्लियर है। अब dm by dt एग्जांपल में कैसे पता करोगे? आपकी dm by dt गिवन है, यानी kg पर सेकंड, ऐसा कहीं पर मास का रेट दे रखा है तो आप समझ जाओगे ना वो dm by dt है। Yes. समझ आ रही है बात? kg पर सेकंड ऐसा कुछ दे रखा है, मास का रेट,
ये काम आएंगे जैसे आपने रॉकेट वगैरह के एग्जांपल करते हैं, उसमें फ्यूल टाइम के साथ नीचे आता रहता है क्या, कुछ कुछ ब्लॉक्स अलग होते रहते हैं उससे, तो मास फ्लो रेट दिया हुआ रहता है न्यूमेरिकल में, वहां ये काम आता है कि वो जा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर है लेकिन उसमें से धीरे धीरे मास कम होते जा रहा है। हो गया? डन सर। अच्छा, मोमेंटम टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो फोर्स कैसे मिलेगा? सब चीजें आपने पढ़ ली है ना अब? बोलो। मोमेंटम टाइम का ग्राफ है तो स्लोप फोर्स कैसे मिलेगा? स्लोप ढूंढ के। स्लोप से Gradient. मिलेगा। अभी तो सीधे पता Yes, होना चाहिए sir. ना, मैं डीपी बाई डी टी है मतलब स्लोप से मिलेगा। Yes. हर चैप्टर में ऐसे याद रखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना यार। पता होना चाहिए डीपी और टी का अगर ग्राफ है तो हमें पता है डीपी बाई डी टी का मतलब क्या, स्लोप ही तो है। तो पीटी ग्राफ Yes. का स्लोप जो होगा वो हमें क्या देगा, फोर्स देगा। और एफ टी ग्राफ का एरिया क्या देगा? मोमेंटम। मोमेंट Momentum. मोमेंटम। एफ टी ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा। बात समझ आ रही है? जैसे पहले हम पढ़ते थे वीटी ग्राफ का एरिया या एटी ग्राफ का एरिया, ये सब पढ़ते थे। एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? Change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं देता ना, नहीं ये ध्यान Yes, रखना। sir. ऐसे एफ टी ग्राफ का एरिया आपको चेंज इन मोमेंटम देगा, मोमेंटम नहीं देगा। और चेंज इन मोमेंटम को आगे जाके इंपल्स बोला करेंगे। आ रही है बात समझ? यस सर देखो यहाँ पर डीवी बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, अगर मास कांस्टेंट है डीवी बाई डी टी क्या होता है? Acceleration. तो हम ऐसा लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी का मतलब क्या, एक तरीके से एम ए है क्या? Yes, sir. बेसिकली न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हमें ये पता लगता है एफ इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हमें एफ इज इक्वल टू एम ए भी प्रूफ होता हुआ दिख रहा है क्या? यस तो सर किसी बॉडी का मास कांस्टेंट है और वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल हो जाएगा। समझ आ रही है बात? यस सीधा डीवी बाई डी टी को ए लिख सकते हैं ना, तो एफ इज इक्वल टू एम। क्या भाई? 1 minute, sir. अब अगेन देखो यहाँ भी धोखा एक ही होगा। क्या धोखा होगा? जैसे मान लो कोई बॉडी है ए, इसका मास दे रखा है सपोज 2 kg और ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है। मैं आपसे बोलूं इस पे फोर्स बताओ कितना है, अगर यहाँ वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बोलूं जो ग्राउंड पे है, कितना फोर्स है? 20 न्यूटन। एफ इज इक्वल टू एम ए क्या? यस तो 2 इंटू 10 यानी 20 न्यूटन फोर्स है क्या? Yes, लेकिन sir. यही मान लो कोई बी गाड़ी है, वो भी 10 से ऐसे जा रही है, उसका एक्सेलरेशन इतना है, तो ए वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना आएगा? तो विथ Zero. रिस्पेक्ट गड़बड़ टू हो बी जाएगी? 0 हो जाए गड़बड़ हो जाएगी। Yes, sir. लेकिन फोर्स तो है ना 20 न्यूटन, ये आपको फील आ रहा है। अब दो अलग अलग फोर्स कैसे आ रहे हैं यार? एक तो कह रहा है जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना ए का, बी के Yes. रेस्पेक्ट में तो, Yes, sir. जबकि हकीकत में तो ए चल रहा था कि नहीं चल रहा था? चल रहा था। ए तो एक्चुअल में चल रहा था ना।
Yes, किसी sir. के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव फ्रेम में जाने के रेस्पेक्ट में वो रुक गया है, लेकिन फोर्स तो है 20 न्यूटन, ये तो हमें पता लग रहा है। फोर्स तो है ना भाई, ग्राउंड फ्रेम से पता लगा कि फोर्स तो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर एक्सलेशन है मास है तो फोर्स तो है ना 20 न्यूटन का। जबकि बी के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। Yes. बी के रेस्पेक्ट में तो उसका फोर्स ही 0 हो जा रहा है, जबकि वो नहीं है, एफ नॉट 0 है। तो समझ आ गया ना, ये Yes, नॉन इनर्शियल sir. फ्रेम में गड़बड़े आना चालू हो रही है। Yes. नॉन इनर्शियल फ्रेम में गड़बड़ होना चालू हो रही है क्या, Yes, इसीलिए sir. Yes, नॉन sir. इनर्शियल। अब देखो जैसे आपको स्यूडो फोर्स थोड़ा थोड़ा ना रफली वैसे समझ आ जाएगा टाइम के साथ। जैसे देखो ये ए है, इसके पास 10 ऐसे था, 10 ऐसे था, रिलेटिव तो 0 हो गया क्या। Yes. फिर जिम्मेदारी कौन से मानने आता है, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या कहता है, जो भी आपका फ्रेम का एक्सटेंशन है, फ्रेम 10 से जा रहा है, फ्रेम Yes. 10 से जा रहा है, वही एक्सेलरेशन हम छीन के किसको देते हैं, ऑब्जेक्ट को देते हैं। ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप 10 दे दोगे, अब 10 आ जाएगा ना वापस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, तो देखो अगेन इसका फोर्स 20 न्यूटन दिखने लग जाएगा क्या। Yes, sir. ये 10 तो कैंसिल हो गया, स्यूडो फोर्स इतना सही है बस। ये तो रिलेटिव में कैंसिल हो गया ना, स्यूडो फोर्स इतना ही कहता है कि जो भी फ्रेम का एक्सेलरेशन है वो ए को दे दो। कैसे देंगे क्या देंगे वो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बिना स्यूडो फोर्स तो आंसर गड़बड़ हो रहा है ना। आपको पता तो लग ही रहा होगा अब ये कि बिना स्यूडो फोर्स के काम नहीं चल पा रहा है यहाँ। आ रही है बात समझ। Yes, sir. तो इसलिए वो एक्स्ट्रा फोर्स आना ही पड़ेगा, उसके अलावा नॉन इनर्शियल में बैठ के सारे काम नहीं होंगे। ठीक है, तो रफली पता लगते जा रहा है आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्यों गड़बड़े आना चालू हो रही है, और उसको सही करने के लिए हमारे पास कौन आएगा, स्यूडो फोर्स। ये इनर्शियल बोल दो, ये इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के गड़बड़ चालू हो रही है, उसी गड़बड़ Yes. को सुधारने के लिए आगे जाके स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट बने। तो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन देख रहे हो ना, गड़बड़ चालू होती जा रही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठती है ना, Yes, sir. उसी को सुधारेंगे हम आगे जाके। तो सिंपल सेकंड लॉ से हमें F इज इक्वल टू ma पता लग गया, फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। इसी से आपको ये भी पता लग जाएगा कि जैसे देखो कोई बॉडी, हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट जा रही है तो एक्सीलरेशन 0 है क्या, हमने लिखा था देखो एफ नेट 0 है, बोला था हमने, बोला Yes, था एफ sir. नेट 0। Yes, sir. वो सेकंड वो हमने मैथमेटिकली बोला ना, लेकिन अब आपको यहाँ से देखो सेकंड लॉ से वो प्रूफ भी हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन 0 तो फोर्स 0 है क्या। कोई Yes. भी बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है तो उसका एक्सीलरेशन 0 होता है क्या। Yes. और अगर एक्सीलरेशन 0 है तो फोर्स 0 है। तो जो फर्स्ट लॉ सिंपल डेफिनेशन में कहता था, उसको मैथमेटिकली प्रूफ कौन करता जा रहा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई, Yes. सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली मैथमेटिकल टूल हो गया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो फोर्स की डेफिनेशन देता है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की वैल्यू भी देना चालू कर देगा क्या। Yes. यस Yes, sir. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स की डेफिनेशन देता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की वैल्यू देना चालू करता है। आ रही है बात समझ। और इनर्शियल नॉन इनर्शियल का बहुत ज्यादा चक्कर में भी आपको नहीं पढ़ना जब तक स्यूडो फोर्स नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन आपको एक गड़बड़े तो दिखती जा रही है ना, जो गड़बड़े आ रही है वो दिखती तो जा रही है आपको। आपने क्योंकि रिलेटिव तो पढ़ा हुआ है, रिलेटिव तो आता ही है ना सभी को, Yes. Yes. रिलेटिव तो आता ही है। तो बी के फ्रेम में बैठ के आपको ये तो पता है ना, एक एक्सप्रेशन 0 लगेगा, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. वो अगर 0 दिख रहा है तो फिर गड़बड़ है, एमए लगाते तो गड़बड़ काम हो रहा है। आ रही ना बात समझ। उसी गड़बड़ी को रोकने के लिए अब एक जगह से तो 20 आ रहा है, एक जगह से आप बोल रहे 0 आ रहा है, किसकी माने। तो वही सब बातें हैं कि अभी तो आप ये मानो कि इनर्शियल फ्रेम में तो रफली आराम से काम हो रहा था। ये एफ इज इक्वल टू एम हम लगा पा रहे हैं ना, ये कहाँ लगा पा रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम। आ रही है बात समझ, सभी को क्लियर है यहाँ तक बात। Yes. Yes, sir. सारे बेसिक पॉइंट्स पता रहने चाहिए आपको। तो ये बताओ आप क्या होगा इसका, अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, एम मास है 2 kg का, ये सरफेस स्मूथ है अभी, है ना, अभी फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे कहीं भी। स्मूथ सरफेस है और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं मान लो 50 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा,
होना चाहिए ना सर। अरे हो गया ना, कॉन्फिडेंट बोलो, होना क्या चाहिए? F इज इक्वल टू एम ए, 25 25 एक ही तो फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक ही तो फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू एम ए। ये यस कितना हो सर, जाएगा? F बाय एम, और इतना काम तो आप रफली वेक्टर में करवा दिया था मैंने 25। आपको, ये 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रही है ना बात? अभी तो एक ही फॉर्मूला है, फोर्स है, मास है, तो F इज इक्वल टू एम ए, यही तो न्यूटन का सेकंड लॉ है। Yes, Yes. sir. फोर्स का वेक्टर दे दूं, मान लो आई कैप प्लस √3 j कैप न्यूटन, और आपसे बोलूं कि मान लो मास बॉडी का दे रखा है 2 kg, तो एक्सीलरेशन का वेक्टर क्या बनेगा? सीधा F सर वेक्टर बाय हाफ आई एम कैप by रूट mass. 3/2 जे कैप। सीधा बन जाएगा, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं, आई कैप बाय 2 √3 j कैप बाय 2। यस सर, क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या? यस सर, कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर आएगा 1/2 1/4 का प्लस स्क्वायर 3/4 √3/2 का स्क्वायर, तो नीचे तो देखो 1 आएगा 4 सर। बनेगा क्या, और ऊपर भी 4 बन जाएगा, तो क्या आंसर 1 हो जाएगा क्या? Yes. समझ आ रहा है ना? बिल्कुल सिंपल वेक्टर की डेफिनेशन है ये तो सब। तो F इज इक्वल टू एम ए, ये सेकंड लॉ से पता लग गया। सर आप 2 मिनट के लिए प्लीज स्क्रॉल अप कर सकते हो, मेरा एक लिखना सेकंड पहले रह गया देखते जाओ, था। एग्जांपल में टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, आप समझ लो पहले लगाने, तो बाद में न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है घर पे जाके। ये 1 kg है, मान लो इसको यहां से खींच रहा हूं मैं 4 न्यूटन से, और यहां से खींच रहा हूँ 3 न्यूटन से, तो कितना फोर्स आएगा रिजल्टेंट? सर 4 आई कैप 3 आंसर बताओ सीधा। 5 आएगा ना, 3 5 4 5, न्यूटन। 3 4 5 हो जाएगा, सीधा वेक्टर है क्या? हाँ सर वो भी है सर। ये 4 इधर, 3 इस तरफ, सीधा 4 5 का ट्रायंगल लग के 5 इस तरफ, क्या ये एंगल भी बता सकते हैं हम, ये 37 आएगा, बता सकते हैं ना एंगल भी 37 रफली, फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. कुछ सोचो, 4 के नजदीक होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. 4 के नजदीक है, 4 3 5 में 2 ही एंगल होते हैं, तो 37 या 53, तो नजदीक 4 के तो 37 ही होगा, 53 तो हो नहीं सकता। तो वैसे भी कर सकते हैं ना देख के, अब तो इतनी प्रैक्टिस हमें आ जानी चाहिए, देख के बता दें हम आंसर, ठीक है? यस वैसे बहुत जगह काम आएंगे इन सब में, अब हमें यही याद रखना है, डायरेक्टली वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, पुरानी नॉलेज आपकी काम आएंगी अब सब। काइनेमेटिक्स कहीं काम नहीं आएगी दूर दूर तक, कुछ चैप्टर्स में भी, 11th में तो वैसे कहीं भी काम नहीं आएगी ज्यादा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स अब पता है आगे ऐसे काम आती है, कुछ जैसे रफली सम्स होंगे ना, कि एक बॉम्ब है, वो मान लो कि इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल कर रहा है, तो रेंज वेंज के जो फॉर्मुलेज है ना, बस वो रफली काम आते हैं, और वो याद भी नहीं है तो भी काम हो जाता है, क्योंकि बच्चों को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता रहता है, तो रेंज निकालने के लिए वो वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देता है, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी के साथ आ जाता है ना रेंज। Yes, यस sir. सर। तो बहुत ज्यादा इतना नहीं है कि आपको याद ही होनी चाहिए, फॉर्मूले क्लिक नहीं हो रहे तो आप बना भी सकते हो उसी टाइम। ये समझ आ गया? अगर दो परपेंडिकुलर फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं और 1 kg का मास है, तो नेट फोर्स 5 न्यूटन होगा क्या? एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा इस ब्लॉक का? सर 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? Yes. वेक्टर अच्छे से आनी चाहिए, वेक्टर तो बहुत बड़ा टूल है। इस संडे को आप लोगों का टेस्ट है ना? यस सर Yes, ये sir.
लेकिन एलएलएम साथ साथ पढ़ लेना इस वीक में ना, जितना करवाया जाएगा, क्योंकि अगर इस पे ग्रिप नहीं आया तो आगे के सारे कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएंगे फिजिक्स के। इस वीक में इसलिए मैं थोड़ा इसको स्पीड में ले जा भी नहीं रहा हूँ अभी, इससे थोड़ा बेसिक काम कर रहे हैं, लेकिन टाइम निकाल के एलएलएम पढ़ ही लेना, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत आगे तक काम आने वाले हैं। पूरी फिजिक्स मतलब मैंने भी जब तक अगर एलईडी बनाने नहीं आएगी कॉन्सेप्ट को कहाँ लग रहे हैं समझ जाना कि फिजिक्स में कोई नहीं था बिना एलईडी इसलिए याद हो गया भैया का तो यहाँ Yes, क्या हो गया आप a is equal to f by m यानी कि 5 by 185 per second। अब ये एग्जांपल आपको बता रहा है मैग्नीट्यूड देना है, ठीक है, आंसर क्या देना है, मैग्नीट्यूड बताना है। दो फोर्सेस हैं, एक f1 फोर्स दिया हुआ है 2i plus j plus 5 और एक f2 फोर्स दिया हुआ है i plus j plus k। मास आपको दे रखा है 1 kg, आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। जल्दी निकालो, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। सर मैं दोनों फोर्स साथ में ऐड कर रहा हूँ। इसका नेट को लगाना पड़ेगा। नेट ही बताते हैं हमेशा, नेट इक्वल टू बेटा वेक्टर फॉर्म में होता तो कैसे ऐड करते हैं, आई जे के कंपोनेंट फॉर्म होती है तो सीधा ऐड करते हैं। हाँ समझ गया क्या करना है सर, हमें ये दोनों को ऐड करना है, कमेंट्री निकालना और फिर मास एक्सेलरेशन इसमें फाइंड करना है। ये तो आपने सीखा पहले ही, तो यहाँ पर आना की बात दो फोर्सेस अगर आप देते हैं तो आप सीधा ऐड कर दोगे। हाँ वो तो है, वेक्टर्स को ऐड करना तो सीधा कंपोनेंट फॉर्म में यही बाइंड करने तक सीधा ऐड कर दो। f is equal to m होता है ना, नेट फोर्स यूज होता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास एक्सप्रेशन। सिस्टम का बोल सिस्टम का एक्साइटेशन, सिस्टम मतलब पूरा का नेट। root 62 ये सर रूट 62 आ रहा है। रूट 62 चलो देखते हैं। आ गया 62। Yes, sir. Root 62 आ रहा है। इतना बड़ा साथ नहीं है, सबसे पहले हम f नेट निकाल लेंगे। f नेट हो जाएगा f1 प्लस f2 हो गया। दो वेक्टर फॉर्म में सीधा ऐड कर देंगे तो ये आई प्लस j प्लस 7 बनेगा। आप चाहे तो एक्सेलरेशन का वेक्टर ही बना सकते हैं क्या, f वेक्टर बाय m, तो m की वैल्यू तो बनी है, यानी यही बनेगा एक्सेलरेशन का वेक्टर। बोलो yes यही बनेगा। अब मुझे इसका मॉड निकालना है, बेसिकली अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 49, तो 13 और 41 कितना हो जाता है। चलो 49 और 9 कितना हो गया 58 और 4 62 आ रहा है। अब 62 समझ आ गया। अप्रॉक्स आंसर 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 7.7.8 के आसपास आ जाएगा। 264 होता है। yes हमें पता है 8 तो झूठा ही आएगा आंसर, और 7 से बड़ा आएगा 7.88 समथिंग लेंगे हम इसको। यस सर 7.7. समझ आ गया ना, बड़ा बात ऐसे आप Yes, निकाल सकते हो आंसर हो जाएगा। ये सिंपल वेक्टर ही है ना, इतनी सारी चीजें वेक्टर चल रही है चैप्टर में, अधिकतर वेक्टर ही काम आएगा।
देखो जल्दी नेक्स्ट सम आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, एक 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, एक 50 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, यहाँ से 37 डिग्री 40 न्यूटन नीचे लग रहा है और एक 50 न्यूटन इधर लग रहा है और आपको मास दे रखा है बॉडी का, यहाँ पर एमएस की बॉडी है, मास दिया हुआ 10 kg, आपको निकालना है एक्सेलरेशन, करो फटाफट। आ गया सर आई क्या हो रहा है सर? आंसर करना वैल्यू बतानी वैल्यू यस सर 1 मीटर पर सेकंड पर आ जाएगा, फटाफट नीचे क्या टाइम है वो नहीं सर अभी गड़बड़ हो गई थी। वेक्टर आपने बहुत पहले ले लिया, वरना संभव होता है। तभी आसान है, कुछ भी नहीं करना है। इधर 20 ऑलरेडी आ गया, यस 50 का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट आएगा 50 cos 37 इधर आ जाएगा, 50 sin 27 इधर आ जाएगा क्या, यस और ऑलरेडी ऊपर 10 भी है क्या, यस इस डायरेक्शन में 50 भी है और नीचे की तरफ 40 है। यस 50 cos 37 के इक्वल होता है 32.55 होता है क्या, Yes, sir. और ये कितना होता है 30 होता है, तो यानी इस पॉइंट मास पर ऊपर की तरफ 40 न्यूटन है, नीचे की तरफ 40 हो गया नेट, इस तरफ 60 है, इस तरफ 50 है क्या, Yes, sir. तो ये दोनों कट गए, यस 10 न्यूटन आ गया, यस इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स आ गया, तो एक्सेलरेशन निकाल लोगे 1/m यानी कि 10/10 बना जाएगा। यस सर 1 समझ आ गई ना बात, इधर सॉल्व करना है कंपोनेंट करके, यस वही कर रहे थे हम। अगर आई की फॉर्म में बनाना तो बना सकते हो, एक्स का वेक्टर बनाओ, एफ वाई का वेक्टर बनाओ ना, दो वेक्टर बनेगा एफ एक्स वाई, एक्स डायरेक्शन का अलग बनेगा, वाई डायरेक्शन का अलग बनेगा, ऐसे केस में अगर आपने सोचो, जैसे अगर आपको एक्स डायरेक्शन की फोर्स लिखना है तो आप क्या लिखोगे 60i माइनस 50i क्या, यस वाई डायरेक्शन लिखोगे 40j माइनस 40 एफ वाई जी आ गया ब्रैकेट 10i ऐसे लिखोगे ना, यस वेक्टर आपने पूरा पढ़ लिया है, सारी बातें आपको आनी चाहिए, पता रहनी चाहिए, ठीक है कर लोगे, यस Yes, sir. हो गया लिखा है था यस कंपोनेंट करना बढ़िया तरीके से लिख लो, ये तो बहुत तरीके से आनी चाहिए, ऐसे सब तैयार करना के लिए बहुत काम आएंगे, कंपोनेंट करना ये सब वेक्टर को बहुत स्ट्रांग रखना ही है, सर मोस्टली टाइम थोड़ी के बन मोस्टली यही दे देते हैं आने 37 वाले दे देते हैं वाला ना, यस
लिया भाई, हो गया क्या? ये अब इसमें गलत करना है, सभी का आना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ 10 न्यूटन ऊपर की तरफ, इसको ऐसे बना देते हैं। देखो 10 न्यूटन ऊपर की तरफ किसी एम मास के ऊपर, यहाँ पर 40 न्यूटन है, यहाँ पर 50 न्यूटन है, ये एंगल 37 है, नीचे भी 10 न्यूटन है, इधर 70 न्यूटन है, इधर भी 1 न्यूटन है। यहाँ से 37 मास अगेन 10 ले लेना, ठीक है। हम आपको अगेन 10 केजी दे रखा है और आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। सब लोग निकालो। सर वापस बनी है वही आ रहा है, वन ईयर आना भी चाहिए, ऊपर के नीचे हो गए, देखना देखिए। ये सर 50 का इधर कंपोनेंट, 50 का इधर कंपोनेंट सेम ही होगा। 40 ऊपर 10 ऑलरेडी, तो दोनों निकलेंगे आगे, तो आगे तरफ आगे निकलेंगे ना, ऊपर के तरफ ऑलरेडी है। और 50 का कॉस्ट कंपोनेंट इधर आएगा, 50 का कॉस्ट कंपोनेंट 40 होता है क्या? यस सर और इस डायरेक्शन की बात करें तो 20 था। और कौन कौन से फोर्स आ जाएंगे 20 के अलावा? एक तो 20 है और एक रिकॉर्ड किया है और इस डायरेक्शन में 70 है क्या? अच्छा, अब देखो नीचे की तरफ वाले कंपोनेंट को देखो, उसका भी एक मटेरियल लिया, ठीक है। यस ये 10 न्यूटन था, 50 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, 40 भी, और एक और 30 इधर जाएगा क्या? ऊपर वाले कैंसिल हो गए, FY वाले तो 50 ऊपर 50 नीचे, 70 इधर, 60 इधर, कितना बना 80? 50 कैंसिल, यानी F नेट आपके पास आ गया 10 न्यूटन। बात समझ आई? एक्सप्लेन हो जाएगा 10 यानी 1 मीटर पर सेकंड। और सभी को ये पता लग गया होगा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में। अभी भी दिक्कत है कंपोनेंट करने में, समय तो आप होंगे यस आंसर का पटाने के लिए यार लोग नहीं आ रहे, थोड़ा सा देखो आपको वैसे होने वाली नीचे आपके काफी काम किया है और कोई बहुत मुश्किल वेक्टर भी नहीं है ये। मैंने कहा ना बहुत टफ चीजें नहीं आती, आगे जाके आपको ये पता लग जाएगा धीरे टाइम के साथ। हमारा बेसिक होना चाहिए, बेसिक काम आता है। बहुत ज्यादा टफ चीज है ना, वो कैप्चर में रुके रह जाता है, लेकिन बेसिक आगे चलता है। अब इस चैप्टर का कोई अलग लॉजिक होगा, टफ वाला कोई उसी चैप्टर के लिए वैलिड होगा, लेकिन इसके कुछ कॉन्सेप्ट आगे फॉरवर्ड कर देंगे। हो गया कुछ आ रहे हैं पॉइंट वगैरह कर लोगे ना। यस सर
सारे सम ऑलरेडी एकदम देखो किसी 5 kg के ब्लॉक पे मैंने ऐसा फोर्स लगाया है 20 न्यूटन। ये एंगल आपका रहता है 60 डिग्री। तो आपको पता ना एक्सेलरेशन क्या होगा। चलेगा कि चलने वाला एक्सेलरेशन चलने वाले इस आंसर क्या होगा। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है। certain meter per second is equal to certain meter per square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना, मतलब फॉरवर्ड जो 5 kg है वो मैं ऐसा पॉइंट मार से चल जाएगा। 20 न्यूटन के कंपोनेंट करने आता है आपको। Yes, sir. इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 10 और 10 रूपी गैप। एक ऐसे आएगा क्या नीचे की तरफ? Yes, sir. ऊपर वाला से नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाले बात 20 साइंस इसको चलाने के लिए रिस्पांसिबल होगा भी नहीं। अच्छा तो कैंसिल हो जाएगा नीचे वो। अभी तो बात करेंगे, हमें तो ये पता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन किस वजह से आएगा। हाँ सर एक उसका जो जोर से चलाने वाला होगा 20 cos 60 है क्या? ऐसे 20 divided by 2 यानी 10 न्यूटन। यस जो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा बाय m यानी कि 10 divided by 5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो ऊपर वाला फोर्स की तो उसे एक तरीके से डिफॉर्म करने का काम कर रहा है। अच्छा मान लो ऊपर से पुशिंग फोर्स है, चलाने वाला तो हमारा cos 60 है। इसका कंपोनेंट पर ये वैल्यू नहीं आएगी, 10 तो 10 वैल्यू ये हो गया। ये ये वाला हमारा 10 समझ आ गया अभी तो। यस सिंपल कंपोनेंट ये है cos 60 f sin 60 चल किसके वजह से है? f cos 60 की वजह से। एक्सेलरेशन इसका इसी की वजह से होगा कि साइन कंपोनेंट एक्सेलरेशन के लिए रिस्पांसिबल नहीं है ना। So sin component direction के लिए responsible, right? नहीं डायरेक्शन के लिए भी नहीं होगा। डायरेक्शन कैसे करेगा? सोचो ऊपर से प्रेस कर दो, डायरेक्शन थोड़ा बदलेगी। Yes sir, yeah. डिफॉर्म ला रहा तो होगा सर वो बॉडी कुछ के इफेक्ट ऊपर ही नहीं कहीं। करेगा फिर, तो फिर वो करेगा क्या? डिफॉर्मेशन कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। बोल तो रहा हूँ, सुन तो लो पहले। डिफॉर्मेशन बोल तो रहा हूँ वर्ड। Yes sir. डिफॉर्म करेगा ना, ऊपर से प्रेस कर रहा है तो क्या कर सकता है? 5 kg का ब्लॉक अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका डिफॉर्मेशन लाने का काम करेगा, ठीक है। प्रेशर क्रिएट करेगा, ऐसा भी बोल सकते हो आप। स्पंज वगैरह को ऊपर से प्रेस करते हो क्या होता है? स्पंज आगे चलता है क्या? कोई भी आपके पास No, ऐसा sir. स्पंज का ब्लॉक है, उसका अगर आप ऐसे फोर्स लगाते हो तो वो आगे चलता है या वहीं पे प्रेस हो जाता है? Press होता है। वही चीज है। किसी ब्लॉक को अगर मैंने ग्राउंड पे रख दिया और अगर आप ऊपर से ऐसे हाथ से उसको ऐसे नीचे की तरफ दबा रहे हो तो क्या वो चलेगा आगे की तरफ? No sir. तो आप क्या कर रहे हो? इससे क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उस पर प्रेशर क्रिएट करो। अगर ऑब्जेक्ट इस टाइप का है कि डिफॉर्म आ सकता है तो डिफॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे स्पंज वगैरह है, बॉक्स वगैरह है। इतना आपने सफिशिएंट फोर्स लगा दिया तो हो सकता है ये इसको डिफॉर्म कर दे। और अगर आप इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाते तो बॉडी आगे चलती है क्या?
तो एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये वाला कंपोनेंट फोर्स का, जो इसके यस चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है भाई बात? क्योंकि ग्राउंड पे रखा है ना ये, इसलिए। ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई भी बॉडी चल किस फोर्स की वजह से रही है? 10 न्यूटन की वजह से। ऐसे मान लो, सिंपल सा एक और एग्जांपल देते हैं हम। ये ब्लॉक है जो कि 1 kg का है, और इस पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, जो कि 30 डिग्री पे है। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा? कौन से कंपोनेंट की वजह से? cos component. 10 cos 30 ना सर? 10 cos 30 की वजह से। तो आप ऐसे पॉइंट मास से दिखा सकते हो ना, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 30। इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 cos 30 5√3। बाय 1 क्या, यानी कि 5√3। यस। तो आपने देखा होगा ना स्टेशन पे जो कुली वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा वो ब्लॉक को ऐसे खींचते हुए ले जाते हैं क्या? अगर ऐसे एम मास का कोई ब्लॉक होता है, बॉक्स वगैरह होता है, तो कुली को देखना, वो ऐसे खींच के जाता है उसको, Yes, sir. From the यस ऐसे खींच के ले जाता है आगे की तरफ। यस। और कभी भी आपने, जैसे बैलगाड़ी वगैरह होती है, उसमें भी आपने देखा होगा ना, ऐसे बिल्कुल स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट बनाते हैं। वो बैल को इस तरह इधर लगाते हैं, तो ये थोड़ा सा इंक्लाइन रहता है। तो ये हम सीखेंगे कि किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल खींचने के बजाय इंक्लाइन खींचना क्यों अच्छा रहता है। आ रही है समझ? पुलिंग क्यों इजी होती है, पुश से पुश इजी होता है कि पुल इजी होता है, सारी बातें सीखेंगे एफपीडी के बाद। क्लियर है भाई बात? Yes, sir. तो आपने Yes, देखा sir. होगा ना, वो अगर ब्लॉक को ऐसे खींचता है तो ब्लॉक ऐसे आगे की तरफ चलता है, बिल्कुल यस। इसी एंगल पे लेता है। वो भी, उसको भी पता है, फिजिक्स आती है उसको भी थोड़ी बहुत, कि मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, सीधा खींचूंगा तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी घर पे कभी देख करके देखना, कोई हैवी ब्लॉक हो ना, उसको एक तो आप यहाँ से बैठ के ऐसे खींचना, यहाँ से इस तरफ, और एक दिमाग लगा के ऐसे करके देखना किसी एंगल पे। आप देखना किसमें आपको थोड़ा सा कम एफर्ट मारने पड़ेगा। जिस पे इंक्लाइन होगा ना, उस पर कम एफर्ट लगेगा। देखना आप प्रैक्टिकली करके, ठीक है? यस। वो बात अलग है, हम तो क्या करते हैं, घर पे जुगाड़ बना देते हैं। जो भी हमारा डोरमेट्स वगैरह होते हैं, उसको हम नीचे लगा देते हैं ताकि स्मूथ हो जाती है चीजें। ऐसे ही करते हैं ना हम यस। तो। और फिर उस पर रख के खींच लेते हैं। वही करते हैं ना हम तो, जुगाड़ मारते हैं डोरमेट Yes, sir. स्मूथ हो जाए। तो हम ऑलरेडी फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होते हैं, तो हम वो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? Yes, sir. तो अभी हम एमजी वगैरह की बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हमें सिर्फ ये पता है कि बॉडी ऐसे चलेगी। कई लोगों को फील आ रहा होगा, सर ये 1 kg ऊपर भी तो उठ सकता है, ऐसा फील आ रहा होगा ना। 10 का वो वाला कंपोनेंट इसको ऊपर लिफ्ट करा सकता है, तो वो नहीं करा पाएगा रफली, क्योंकि 10 का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 5 आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. और नीचे अभी रफली समझो एमजी लगता है। एमजी कितना होगा? जी को हम 9.8 लेते हैं, या रफली 10 ले सकते हैं, और मास 1 है, तो 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। तो 10 नीचे और 5 ऊपर है, तो इफेक्टिवली नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स है ना। Yes, sir. बॉडी ऐसे लिफ्ट वगैरह नहीं हो सकती। आ रही बात समझ? तो ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जब हम एमजी वगैरह सीखेंगे तब कर लेंगे, लेकिन अभी हमें ऐसा पता है कि इसका एक्सेलरेशन 5√3 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? No, sir. तो पुलिंग इजी होती है, पुश इजी होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में आएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो। कहीं पर आपको मोमेंटम दे रखा है, P इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड टाइम एट विच फोर्स ऑन पार्टिकल बिकम 0। और A और B कांस्टेंट है, ठीक है? तो मोमेंटम ऐसे डिफाइन किया हुआ है, आपसे बोल रहे हो टाइम पता करो जब पार्टिकल पे फोर्स 0 था।
तो एक तो मैक्सिमम मिनिमम भी देख रहे हो, बहुत जगह काम आता है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं। सर A/2 भी A/2 भी आ गया सभी का। बेसिक तैयार कर लो भाई, बढ़िया, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी वरना। और जीरो होने का मतलब क्या, डीपी बाई डी टी को जीरो करना है। यस फोर्स तो डिफाइन ही ऐसे है ना, F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। यस और डीपी बाई डी टी कितना आएगा, A-2BT क्या, यस सर। और फोर्स को F जीरो को करना है। जीरो कर दें। यस का मतलब A-2BT को जीरो करना है, यानी A इक्वल टू 2BT। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा A/2B। ये तो 10 सेकंड से ज्यादा की सम ही नहीं है। आ गई ना बात समझ। ये तो 10-10 सेकंड के समय सारे, मोमेंटम दिया है, टाइम निकालो, ये करो, ये तो सब सिंपल डिफरेंशिएशन है। मान लो मोमेंटम ऐसे दे दूं मैं, P इज इक्वल टू 5t² प्लस 10t प्लस 20। फाइंड फोर्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर फोर्स बताओ। तो क्या होगा, सर 30 यस सर 30 आ रहा है सर। 30 आ रहा है ना सर? यस टोटली पता लग रहा है हमें डीपी बाई डी टी, यानी 10t प्लस 10 क्या, यस सर। 10t प्लस 10 हो जाएगा। और इसमें t की वैल्यू कितनी रख दोगे, 2। 2 रख दोगे। तो फोर्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जब आप चेक करोगे तो 10 इंटू 2 प्लस 10 तो 30 आ जाएगा। ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कर लोगे ना। यस सर। किसी को भी डाउट यहाँ तक, नो सर। हो जाएंगे ना ये सिंपल सम। लिख देना, द स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ is equal to the force on the particle at that instant। उस इंस्टेंट पे कितना फोर्स होगा वो बताता है। मान लो अगर कहीं पर मोमेंटम और टाइम का ग्राफ ऐसा कुछ है, उसका जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब टेंजेंट ऐसे, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो इस जगह पर ये टेंजेंट जैसे मेरे को इस पॉइंट पर डालना है, तो ये वाला एंगल थीटा, तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो डीपी बाई डी टी होता है, यानी कि स्लोप, यानी कि टेन थीटा। ठीक है, सीधा स्लोप से आप बता सकते हो मोमेंटम वगैरह। तो पीटी ग्राफ से आप डायरेक्टली बता सकते हो ना फोर्सेस वगैरह।
लिख लिया? Yes, sir. छोटा सा एग्जांपल देख लो। पीटी ग्राफ दिए मैं सबके, है ना? सबके ऐसे पीटी ग्राफ दिए हुए हैं। मोमेंटम टाइम ग्राफ है। मान लो इसका ग्राफ ऐसे, दो पार्टिकल के ग्राफ दिए हुए हैं, ऐसे और ऐसे। ऐसे कुछ, ठीक है? आपको दिए हुए ये पार्टिकल है, मान लो ए, ये बी, ये ए, ये बी, यहाँ पर ये बी और यहाँ पर ये ए, और एंगल्स दिए हुए हैं, ये 30 है, ये 45 है, ये 30 है, ये भी 30 है, और ये यहाँ से 15 है, और ये एंगल 30 है। ये घर से करके आना है आपको, किसका मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है ना? या मतलब फोर्सेस के रेशो निकालना है आपको, ठीक है? इसमें भी आपको एफ ए बाई एफ बी निकालना है, इसमें भी आपको एफ ए बाई एफ बी निकालना है, और इसमें भी आपको एफ ए बाई एफ बी निकालना है। कर लोगे ना ग्राफ से, स्लोप से, फोर्स वगैरह, स्लोप वगैरह Yes, निकाल sir. लोगे? यस सर। Yes, sir. फिर ट्राई मारना है, ठीक है? क्वेश्चन को लिख लो। Yes, sir. इसके अलावा आपको करना है क्वेश्चन नंबर बिगनर बॉक्स में 1 में 1 to 4 और एक्सरसाइज 1 में 1 to 20 आपको ट्राई मार के आना है, ठीक है? Okay. Sir, can you send the recording of this lecture for me because मैं आज ठीक है। 30 मिनट नहीं आ पाया था ये लेक्चर के लिए, इसलिए। मैसेज कर देना अभी थोड़ी देर बाद ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा। अच्छा, ओके ओके, बाद में मैं करता हूँ। क्लास अभी तो Sir, या तो मैं 12 exercise 1 का 1 to 20 ना? हाँ, एक्सरसाइज 1 1 to 20 और एक्सरसाइज बिगनर बॉक्स 1 1 to 4, यानी टोटल 24 सम्स आपको करना है, ठीक है? यस Yes, प्रैक्टिस sir. मार लेंगे, कर लोगे तो यहाँ तक का आपको आप Yes. होमवर्क करके रखना है। बिगनर बॉक्स Yes, 1 sir. में ये साथ साथ कर लेना, देखो ना बाद में बर्डन पड़ेगा, ये आपको ही पता है बात, यस सर। इसलिए करके ही बैठना। ये आपको होनी ही चाहिए 1 to 20 और 1 to 4, ये आपको करके रखना है। आज और कल तक का टाइम है, 2 दिन के अंदर 24